हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में सभी का स्वागत है। आज हम हाइपर कंजुगेशन स्टडी करेंगे। हाइपर कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रिजोनेंस भी कहा जाता है। हाइपर कंजुगेशन का मेन कारण है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अल्फ़ा कार्बन पर हाइड्रोजन होना आवश्यक है। यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होगा तो हाइपर कंजुगेशन संभव नहीं है। इसलिए इस इफ़ेक्ट को हम लोग अपोजिट टू इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफ़ेक्ट में जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा या दूसरे फंक्शनल ग्रुप होंगे, इंडक्टिव इफ़ेक्ट का प्रभाव उतना अधिक होगा। लेकिन ये हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफ़ेक्ट के जस्ट रिवर्स है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये इसे स्ट्रक्चर यहाँ बताया गया है। इसे समझते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और उसके पास वाले कार्बन जिसे अल्फ़ा कार्बन दिखाया गया है, इस पर 3 हाइड्रोजन एटम हैं। 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, इसको हाइपर कंजुगेशन को हम शो कर रहे हैं। ये अल्फ़ा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन ये अलग हो जाता है कार्बन से, लेकिन इसके फील्ड में ही रहता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये अब नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाता है और पहले वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर ये रिजोनेंस यहाँ पर संभव है, और ये देखते हैं कि इस तरह से ये बॉन्ड जो है इसमें डीलोकलाइज्ड हो जाता है। तो ये हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या जितनी अधिक होगी, हाइपर कंजुगेशन उतना ही अधिक होगा। ये हम लोग देख रहे हैं कि ये अभी पहले हम लोग देखा कि ये अपोजिट टू प्लस आई इफ़ेक्ट है। यहाँ देख रहे हैं कि प्लस आई इफ़ेक्ट का प्रभाव 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, और फिर मिथाइल ग्रुप में। तो ये देख रहे हैं कि ये अगर अल्काइल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अल्फ़ा कार्बन पर जैसे जैसे आता जाता है, हाइपर कंजुगेशन का प्रभाव कम हो जाता है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ये हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफ़ेक्ट से किस तरह से भिन्न है। अब हम एक दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर नीचे ले रहे हैं। इसमें देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अल्फ़ा कार्बन पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो अब यहाँ एक हाइड्रोजन एटम कम हो गया, तो हाइपर कंजुगेशन का इफ़ेक्ट यहाँ पर कम होगा। उसी तरह से एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अल्फ़ा कार्बन पे 1 हाइड्रोजन एटम है। तो इस तरह से ये क्या है कि इसका हाइपर कंजुगेशन का इफ़ेक्ट और कम हो जाएगा। तो ये तीसरा स्ट्रक्चर है। यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और कोई भी यहाँ पर हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो इस केस में हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। तो ये देखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन जिसे नो बॉन्ड रिजोनेंस होता है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के
अल्फ़ा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन के कारण होता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के कारण इस तरह से संभव हो पाता है। तो ये हम लोग देखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन, ये हाइपर का मतलब हुआ कि ज़्यादा और कंजुगेशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें ये वो कंजुगेशन की मात्रा इससे अल्फ़ा हाइड्रोजन होने से बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये हाइपर कंजुगेशन को समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है, ये जैसा कि नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें एक हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, लेकिन इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होना ज़रूरी है, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और जिसके वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हम लोग ये देख रहे हैं कि ये HX एक मॉलिक्यूल है, X इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो डॉटेड लाइन है इसे हम लोग ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से ये आगे बहुत सारे HX मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाले एलिमेंट हैं वो मेनली जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये तीन ही एलिमेंट हैं जो अगर इससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हों सीधे, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है। अब देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो पहला है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में बनता है, या तो एक ही कंपाउंड का हो या अलग अलग कंपाउंड का हो। जैसे वाटर, तो वाटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर एक मोल है तो ये एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा और उस तरह से मात्रा के हिसाब से इसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी। तो ये वाटर तो एक ही कंपाउंड है लेकिन इसकी ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं, तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स में ये बनता है। इस तरह से ये जैसे मिथाइल अल्कोहल है और वाटर है तो उसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो इस तरह से बने जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं उसको हम लोग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब इसको ये स्ट्रक्चर वाटर का बनाया हुआ है, ये देखते एंगुलर शेप है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है और दो हाइड्रोजन है एक वाटर मॉलिक्यूल में। ऑक्सीजन ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से यहाँ ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और ये डॉटेड लाइन है, देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन से ये वाटर मॉलिक्यूल्स ये एक साथ जुड़ते जा रहे हैं और बहुत सारे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए ये लिक्विड का फॉर्म होता है ये। तो इस तरह से देखते हैं कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर क्या हुआ कि ये एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स या अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, बशर्ते कि इसमें जो हाइड्रोजन एटम है वो सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ देख रहे हैं, ये एसिटिक एसिड में देखते हैं, ये एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें OH, इसके बीच में यहाँ देखो ये ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। और ये दूसरा जो मॉलिक्यूल है वाटर का, एसिटिक एसिड का, यहाँ पर भी ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे और हाइड्रोजन पे
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से ये पाया गया है कि ये डाइमर बनाता है। क्या बनाता है ये? डाइमर। इसका मतलब कि दो जो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से बनता है। ये है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी एक ही मॉलिक्यूल्स में बनता है, इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स पार्ट नहीं लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि ये नाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। यहाँ पर देखें ये फिनॉल ग्रुप ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये ऑर्थो पोजीशन पर ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन और दूसरे जो OH ग्रुप हैं उससे ये डॉटेड लाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो इस तरह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना है एक ही मॉलिक्यूल में, तो इस तरह के जो बॉन्डिंग को हम लोग बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से बना तो ये एक ही मॉलिक्यूल में है। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यूटिलिटी क्या है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर हम लोग मेनली फिज़िकल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे सॉलिबिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। इन चीज़ों को हम लोग इस बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये अगर किसी मॉलिक्यूल में इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू दैट कंपाउंड जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जैसे ये यहाँ पर ओ नाइट्रोफिनॉल का एग्जाम्पल लिया है। अगर ये पी नाइट्रोफिनॉल लेते हैं पैरा नाइट्रो, तो वहाँ पर क्या है कि वो नाइट्रो ग्रुप और OH ग्रुप जो है वो दूर हो जाते हैं, इसलिए OH ग्रुप जो है वो दूसरे पैरा नाइट्रोफिनॉल से हाइड्रोजन बंध बना देता है और वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स उसमें जुड़ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग इसके बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी कंपाउंड के स्टेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन लिक्विड होगा और कौन गैस होगा। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि ये H2O लिक्विड है। ये उस तरह से दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे ये इथेन मॉलिक्यूल है। ये इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें सीधे हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। लेकिन उसी के जगह पर इथेन से एक हाइड्रोजन हम लोग हटा देते हैं तो इथाइल अल्कोहल लेते हैं, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एप्लीकेबिलिटी क्या है, इसको सीधे हम लोग क्या हुआ कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो आज यहीं अगले लेक्चर में दूसरे टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।